2030 के भारत की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत ही सुंदर भारत की तस्वीर की कल्पना की जाती है। एक ऐसा भारत जहाँ बड़ी शून्य हो, गरीबी शून्य हो, शिक्षा का स्तर बेहतर हो। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि क्या ये जो कल्पना की जा रही है वो वाकई में सच हो पाएगी? क्या भारत देश से सच में गरीबी शून्य हो पाएगी, भुखमरी शून्य हो पाएगी और एक बेहतर शिक्षा के पैमाने पर भारत देश पहुंच पाएगा? इन तमाम सवालों के साथ अक्सर हमारे इस खास कार्यक्रम में हम अलग अलग चेहरों से बात करते नजर आते हैं और आज जो चेहरा हमारे साथ मौजूद है अली अनवर अंसारी जी। फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं बिहार से और पसमंदा मुस्लिम महज के फाउंडर भी है। अली अनवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया दामिनी जी, बहुत जी बहुत शुक्रिया। जी। तो अली अनवर जी, जिस तरह से हम 2030 के भारत की बात कर रहे हैं और एक कल्पना लेके चल रहे हैं कि 2030 तक भारत देश बहुत ही बेहतर स्थिति में होगा, मेरा सबसे अहम और सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि आखिर आपके नजरिए में 2030 का भारत कहाँ पर है? 2030 तक आप भारत देश को कहाँ देखते हैं आज की मौजूदा स्थिति को देखते हुए? देखिए दामिनी जी, अपने यहाँ कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो आदमी को आ, उम्मीद तो रखना ही चाहिए। और हमारे यहाँ जो मजहब इस्लाम है, इसमें कहा जाता है कि नाउम्मीदी कुफ्र है। तो जी। इसीलिए हम उम्मीद करना तो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो मुल्क के हालात हैं, और अभी 5 साल का ही फासला है, 25 है और 30 की बात हो रही है। पता नहीं किन्होंने ऐसा दीवा स्वप्न देखा है कि 5 साल में दुनिया भूख से बिल्कुल को खत्म कर देगी। और तो ये, या सब लोग शिक्षित हो जाएंगे, या सब लोग जी। निरोग हो जाएंगे, कोई बीमार नहीं रहेगा। तो हम्म। ये पता नहीं किसने ये सोचा है। अभी जो मुल्क के हालात हैं दामिनी जी, अब देखिए कि जी। सरकार जो अभी है, मौजूदा हुकूमत और उसके मुखिया, अ, वो कहते हैं कि 85 करोड़ लोगों को हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं। जी। तो अब बताइए, 85 करोड़ लोग जिस मुल्क में मुफ्त अनाज पर जीवित हैं, उनके घर में यानी कि हाँ। चूल्हा तब जलता है जब सरकार का वो अनाज जाता है उनके घर में। तो हम्म। इसका मतलब कि ये पीछे से करीब 5-10 साल से तो ये चली आ रही है योजना। और हम्म। और मान लीजिए कि ये और कुछ भी नहीं तो मान लीजिए कि 24 में सरकार बनी है, तो 25, 26, 27, 28, 29 में 5 साल चलेगी ये सरकार। या हम्म। मान लीजिए कि अगर बीच में ये भी मान लिया जाए कि हमारे जो हम्म। प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने दूसरे लोगों के लिए बनाया कि 70 साल 75 साल पूरा होने पर आदमी को रिटायर हो जाना पड़ेगा। तो इनके बाद हो सकता है कि दूसरे प्रधानमंत्री आवे। वैसे तो राजनीति में कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मोटा मोटी ये हिसाब तो किया ही जा सकता है कि 5 साल बाद फिर चुनाव होगा। बीच में सरकार जा सकती है, क्योंकि अल्पमत की हम्म। सरकार है, बैसाखी पर चल रही है। सरकार जा सकती है। अगर किसी किसी तरह से सरकार चले भी तो दूसरे हम्म। प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं। तो क्या ये मुफ्त अनाज की योजना को चालू रख सकेंगे? और अगर मान लीजिए रख सकेंगे, तो जो इतने दिनों तक ये आदत लग गई मुफ्त में बिना काम किए रहने की, तो फिर आदमी तो उसी पर निर्भर हो जाता है। उसको अगर क्रूड फॉर्म में कहिए कि विकलांग बना हो जाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल सर। एक तरह से सिर्फ सारे ये मुद्दों पर जब रोजगार बात की जाती है, हाँ, जी इन मुद्दों पर जब
बात की जाती है तो एक सबसे हर एक बहुत कॉमन चीज सामने निकल कर सामने आती है, मुफ्त में अनाज देने वाली बात। हमारे कार्यक्रम के तमाम चेहरे ये बातें कहते हैं, तो मेरा एक यही सवाल रहता है कि अगर मुफ्त में अनाज देने से हैंडीकैप बनाया जा रहा है, विकलांग बनाया जा रहा है लोगों को, जैसे कि आपने कहा, तो फिर इसका क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है? ऐसी क्या चीज की जा सकती है मुफ्त में अनाज देने के बजाय कि जो गरीबी का रेशियो है वो कम हो? वही तो, उसी पर हम आ रहे थे दामिनी जी, कि भाई फूड फॉर वर्क की एक योजना थी पहली सरकारों में, और जी। लोग काम करते थे, और उसका नाम जो भी हो माने रख हम्म। दिया जाए, महात्मा गांधी के नाम पर रख दिया जाए या जिसके नाम पर रख दिया जाए, तो वो काम करते थे और उसके बदले में अनाज मिलती थी। तो वो योजना, वो सब योजनाएं एक तरह से समझिए वो बहुत कम हो गई है, अगर बंद नहीं हुई है तो वो बहुत कम हो गई है। तो सबसे जरूरी यह है कि लोगों को रोजगार दिया जाए। देखिए इस मुल्क में अभी जो वैसे डाटा वगैरह तो ये सरकार नहीं दे रही है, लेकिन ये बहुत प्रमाणिक जो जो डाटा के विशेषज्ञ हैं और जो इसके ये हैं जानकार हैं, वो बताते हैं कि बेरोजगारी का स्तर पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा है देश में। तो जब से जो रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक लोग स्वावलंबी नहीं होंगे, और स्वावलंबी नहीं होंगे तो अपने कमा के खा करके क्यों नहीं खाएंगे। हर आदमी चाहता है, पहले तो लड़कों को ही रोजगार चाहिए था, लेकिन अब तो लड़कियों को भी रोजगार चाहिए। तो इतनी बड़े पैमाने पर रोजगार बेरोजगारी है। तो कैसे ये मान लिया जाए कि ये 5 साल में 30 आते आते कोई करिश्मा हो जाएगा, और ये जो बेरोजगारी कम हो जाएगी, और समाप्त करने की बात तो छोड़ दीजिए, कम हो जाएगी। और जब बेरोजगारी कम जब तक नहीं होगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक ये रोजी रोटी का जो मसला है ये हल नहीं होगा। तो ये तो इसीलिए बिल्कुल। हमने कहा कि ये तो दिवा स्वप्न है अभी। ये देखना, जितनी महंगाई बढ़ रही है, जितनी बेरोजगारी, तो समझ लीजिए बेरोजगारी ऐसी चीज है कि तमाम बीमारियों की जननी है, उसको पैदा करने वाली ये बीमारी है। इससे इससे टेररिज्म भी निकल सकता है, इससे नक्सलवाद भी निकल सकता है, आतंकवाद भी निकल सकता है, इससे ट्रेन रॉबरी, बैंक रॉबरी, इससे और दंगा फसाद में भी बेरोजगार लोगों को यूज किया जाता है। तो इस तरह से समझ लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, या आतंकवाद की समस्या हो, या दहशतगर्दी की समस्या हो, तो ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं बेरोजगारी से भी कहीं ना कहीं किसी कोण से जुड़ी हुई होती हैं। तो इसके बिल्कुल, कोई बिल्कुल आप आसार सही तो कहा नजर कि नहीं आ बेरोजगारी है वो एक बहुत बड़ी बीमारी है। ठीक है, और बेरोजगारी से ही भुखमरी पर भी असर पड़ रहा है, बेरोजगारी से ही गरीबी पर असर पड़ रहा है, लेकिन इस बीमारी का जो सबसे बेहतर और एक सबसे सटीक इलाज है वो शिक्षा है। अगर बेहतर शिक्षा मिले लोगों को, रोजगार परक शिक्षा मिले, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का जो रेशियो है वो कम होगा। बेरोजगारी का रेशियो कम होगा तो भुखमरी और गरीबी का भी रेशियो कम होगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि शिक्षा भी दिन ब दिन बहुत महंगी होती जा रही है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए एक तो शिक्षा जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खोजता है, और हम्म। उसमें काफी समय लगता है। शिक्षा के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है। तो हम्म। अचानक तो नहीं होगी, लेकिन जिस विस्फोटक स्थिति में बेरोजगारी पहुंच पहुंच गई है और भुखमरी हम्म। पहुंच गई है, जो अन्नदाता है, किसान जो अन्न पैदा करने वाले हैं, वो भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। और कोई 100 और 1000 नहीं, लाखों की तादाद में भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। और कोई बिहार जैसे, और आपको झारखंड जैसे और उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों में नहीं,
ये जो उन्नतशील राज्य हैं, जो विकसित राज्य हैं, महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं या आंध्रा जैसे राज्य हैं, तो इन राज्यों में भी भूख से मौतें होती हैं, दूसरे राज्यों में भी होती हैं। अब रही बात ये कि आपने ठीक सवाल किया कि शिक्षा तो महंगी होती जा रही है, शिक्षा तो बिल्कुल। आम लोगों के पहुंच से बाहर तो हो रही है, और जितने बड़े पैमाने पर दरवाजे खोल दिए गए हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज आ रही हैं और उसमें महंगी पढ़ाई हो रही है, तो गरीबों के लिए तो जो अवसर है वो बिल्कुल संकुचित संकुचित होते जा रहे हैं। और ऐसे भी बिल्कुल। जो हायर एजुकेशन है या सेकेंडरी तक ही एजुकेशन देख लीजिए, प्राइवेट जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे खत्म कर रही है। इस देश में हमेशा खबर आती है कि इस राज्य में इतने हजार स्कूल बंद हो गए, इस राज्य में इतने हजार मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल बंद हो गए। तो अब तो जो भी होता है वो नाम तो पब्लिक सेक्टर का है, पब्लिक स्कूल होता है, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल होता है और उसके फीस महंगी होती है, उसके कपड़े लत्ते महंगे होते हैं, उसकी किताबें महंगी होती है, और उसके ऊपर से भी ट्यूटर रखिए, कोचिंग कीजिए, कोचिंग का बाजार जो गर्म है, तो उसमें गरीब लोग कहाँ सक पाते हैं, नहीं सक पाते हैं। तो और अब सवाल ये बिल्कुल है। जो चीज आती है कि जैसे मैं अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो फिलहाल में एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि बच्चे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पीछे भागते रहते हैं, उसमें उलझते रहते हैं, और फिर जब बच्चों को कॉलेजेस नहीं मिलते, वो एग्जाम्स क्लियर नहीं हो पाती, तो फिर निराश हो जाते हैं और उसके बाद उनके पास कोई अवसर नहीं बचता है रोजगार का। तो क्या सबसे बड़ी कमी हमारे एजुकेशन सिस्टम की है कि सिर्फ महज कुछ अंकों की वजह से और कुछ एग्जाम्स की वजह से बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है सही, या फिर सिर्फ देखिए, रोजगार उन अंकों पर निर्भर कर रहा है? जी सही, देखिए दो कई चीजें हैं इसमें। एक तो हमारे स्कूल और हमारे कॉलेज खंडहर बनते जा रहे हैं। बहुत सारे पोस्ट हैं, खाली हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में। दूसरी बात यह है दूसरी बात यह है कि शिक्षा में आप देखते हैं क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, एक एक चीज का कई कई बार, खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं और नौकरी देने वाले एग्जाम्स हैं, उनके सिपाही की भर्ती हो चाहे और भी किसी तरह के एग्जाम्स हो, पेपर लीक्स हो जाते हैं। तो इस पर रोक नहीं लग रही है, पूरा एक रैकेट बन गया है इसका। दूसरी चीज ये है कि आपने कहा कि इसकी शिक्षा की गुणवत्ता में, खास करके सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में कैसे सुधार लिया जाए। तो जब मैं पार्लियामेंट में था, तो मैंने एक, जब नई शिक्षा नीति का मसौदा सामने आया था पार्लियामेंट में, तो उस पर हमको भी बोलने जी। का अवसर मिला था। तो हमने बोलते हुए कहा कि देखिए, हमको बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है, दो तीन सुधार किया जाए। तो वो सुधार का मेरा सुझाव ये था कि जितने भी सरकारी स्कूल और कॉलेज हैं, जो प्राइमरी से लेकर के और बीए और एमए तक की जहाँ पढ़ाई होती है, वहां तक की स्कूल और जी। कॉलेजों में, तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चपरासी से लेकर आईएएस आईपीएस तक, और जितने जी। भी जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया से वार्ड कमिश्नर से लेकर के मेयर और चेयरमैन होते हुए एमपी एमएलए मिनिस्टर और आईएएस आईपीएस के बच्चे, सबको एक ही समान शिक्षा मिले, एक ही स्कूल में शिक्षा मिले। और देखिए कि जादुई असर होगा अगर जिस दिन ये फैसला हो जाएगा कि सरकारी नौकरी वही करेगा, जनप्रतिनिधि ऊपर से नीचे तक वही होगा जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। देखिए सरकारी स्कूल किस तरह से अच्छा, जब कलेक्टर और एसपी का, आईजी और कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा जिस स्कूल में एक चपरासी का बेटा पढ़ता है, एक मजदूर का बेटा पढ़ता है। देखिए क्वालिटी एग्जाम में कैसे लड़के सब बराबर को आएंगे। और समान शिक्षा नीति नहीं है। तो
समान न शिक्षा नीति है, न समान वेतन, माने समान वेतन माने समान कार्य के लिए समान वेतन, एक तरह के काम के लिए समान वेतन। तो इस तरह की स्थिति है। तो इसीलिए इसमें सरकार तो ये करने नहीं जा रही है। सरकार तो ला रही है, निजी स्कूलों की भरमार आ गई है, गली गली खुल रहे हैं, और विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भी दरवाजा खोल दिया है भारत सरकार ने। तो ऐसी स्थिति में देश का 5 साल क्या, अगर ये सरकार हट भी जाए, अगर नई शिक्षा नीति भी लागू कर दी जाए, अगर अगर रोजगार के अवसर भी बढ़ा दिए जाए, तब भी जो जितनी हालत इस देश की खराब हो गई है, तो 15-20 साल एकदम गाड़ी ट्रैक से उलट करके खड्ड में चली गई है। तो उसको ट्रैक पर लाने में 2 दशक कम से कम लगेंगे, 2 दशक लगेंगे। 1 दशक में भी ये मामला हल नहीं होने वाला है, जितनी स्थिति खराब हो गई। जी। लेकिन सर मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जैसे बार बार सरकार का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, तो अगर हम केंद्र की बात करें या पूरे देश की बात करें तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और जाहिर तौर पर सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अगर हम राज्यों की बात करें, अलग अलग राज्यों पर स्टेट लेवल में बात करें, तो हर राज्य की सेम स्थिति है और हर राज्य में सरकारें तो अलग अलग है ना? फिर भी सेम स्थिति है, तो फिर हम कैसे किसी एक सरकार को दोषी ठहरा सकते हैं? देखिए, शिक्षा जो है तो एक तरह हम्म। से समवर्ती सूची में भी है शिक्षा विषय, राज्य की सूची में भी है और केंद्र की सूची में भी। हम्म। लेकिन शिक्षा में जो इन्वेस्टमेंट का सवाल है, वो तो केंद्र ही न लगाएगा। जीएसटी तो वही ना वसूल करता है, इनकम टैक्स तो वही ना वसूल करता है। शिक्षा, तीनों 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 मुद्दों पर यहाँ पर सवाल किया मैंने, सिर्फ शिक्षा नहीं, तीनों चीजों की बात की। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हाँ ये हाँ। समवर्ती सूची में भी है। राज्य भी उस पर कुछ कानून बना सकता है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। तो हम्म। तो सवाल ये है कि जो इनकम टैक्स हो, वो तो मिलता है, केंद्र सरकार के खजाने में जाता है। हम्म। जीएसटी का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार के खजाने में जाता है। तो इन्वेस्ट तो वहां से होगा ना, शिक्षा पर हो या कहीं भी इन्वेस्टमेंट की या इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो, तो वहीं से ना होगा। राज्यों की जो 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 आमदनी है वो तो सीमित है, और इस सरकार ने तो और भी तो देश में जीएसटी। अगर ऐसी स्थिति है कि कुछ राज्यों में काफी ज्यादा बेहतर चीजें हो रही है, जैसे अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, शिक्षा की, तो अगर हम एक तरफ गुजरात को देखें, महाराष्ट्र को देखें, तो चीजें काफी ज्यादा बेहतर नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बिहार की बात कर लूं, उत्तर प्रदेश की बात कर लूं, तो ये ऐसे राज्य हैं जहां लोग टैलेंटेड तो बहुत होते हैं, लेकिन ना उस हिसाब का रोजगार मिल पा रहा है, ना शिक्षा मिल पा रही है। अगर केंद्र सरकार है जिम्मेदार उसके लिए, तो फिर क्यों अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार होने के बावजूद ये स्थिति है? नहीं, तो इसीलिए हमने कहा कि इस विषय पर राज्य सरकारें भी काम करती हैं। जैसे जी। केरल को ले लीजिए, केरल को ले लीजिए, तो केरल की शिक्षा और दूसरे राज्यों के मुकाबले वहाँ की अच्छी है। स्वास्थ्य व्यवस्था वहाँ की अच्छी है। कोरोना में वहाँ कम लोग मरे, बिहार और उत्तर प्रदेश की तुलना में। और भी दूसरी बीमारियां आती हैं। तो हमारे कहने का मतलब कि शिक्षा के मामले में भी, स्वास्थ्य के मामले में भी, लेकिन जो बड़ी भूमिका है वो केंद्र सरकार की भूमिका है, क्योंकि दौलत और खजाना उस केंद्र सरकार के हाथ में। जो माइंस हैं, मिनरल्स हैं, जो नदियों के जल हैं, और जो बैंक से, माने बैंकों से लोन लेती है, वर्ल्ड बैंक से लेती है, या दूसरे दूसरे विदेशी स्रोतों से जो पैसे सरकार लोन वगैरह लेती है, तो राज्यों को भी मिलता है। तो केंद्र सरकार उसको गारंटी देती है, तब राज्य सरकारों को मिलती है। तो हमारे कहने का मतलब कि केंद्र सरकार की भूमिका ज्यादा है, और केंद्र की ही
केंद्र के ही, जो केंद्र में सरकार होती है ज्यादातर राज्यों में उसी की सरकार होती है। जैसे आपने बिहार की बात करी, तो केंद्र से मिलती जुलती सरकार है ना, उसी अलायंस की सरकार बिहार में है। उत्तर प्रदेश में तो पूरी तरफ से उनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में है, केरला में कहा, केरला छत्तीसगढ़ में में तो है, उड़ीसा में है, तो सरकारें तो उन्हीं की है। गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, वहीं की उन्हीं की सरकार है। तो आपकी बात। इसमें भेदभाव भी होता है कि जो जो केंद्र से के राय से मिलती जुलती विरोधी दलों की सरकार है, उनके साथ हर स्तर पर भेदभाव किया जाता है। ये भी एक सच्चाई है। देखिए, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भूमिका है। सरकार रहने न रहने से, अब जैसे मान लीजिए जीएसटी का शेयर है, किसी राज्य सरकार को देना, तो जो जो प्रतिस्पर्धी सरकार है जहां, उसको भुगतान नहीं होता है, या और भी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम केंद्र सरकार को करने हैं, जो विरोधी दल की सरकार वहां है, वहां सरकार ये नहीं करती। एक तो मिसाल नहीं है, बराबर मुख्यमंत्रियों की शिकायत है। कई मुख्यमंत्रियों ने तो केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई मीटिंगों का बहिष्कार तक किया। जी बिल्कुल से देखिए, आपकी बात से मैं कहीं ना कहीं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हाँ बिल्कुल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है, बराबर जिम्मेदारी है। सरकार हो या विपक्ष, विपक्ष की भी उतनी ही भूमिका होती है इस चीज में। विपक्ष का एक बहुत अहम रोल होता है यहाँ पर आवाज उठाना, और सरकार का एक बहुत अहम भूमिका होती है यहाँ पर कि अपना काम सही ढंग से करना। लेकिन सिर्फ सरकार या फिर सिर्फ विपक्ष या फिर पॉलिटिकली नहीं, एज ए इंडिविजुअल अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, तो एक आम नागरिक की क्या भूमिका है? अगर हम भुखमरी, गरीबी और शिक्षा की बात करें, 2030 तक भारत देश को बेहतर बनाने की बात करें, तो एक आम नागरिक का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? देखिए, इसमें बात यह है मैडम कि जैसे देखिए, अडानी साहब और अंबानी साहब की तो पूंजी हनुमान जी की पूंछ की तरह बढ़ रही, लेकिन गरीब और गरीब होते जा रहा, और छोटे मझोले व्यापारी और उनकी हालत खराब। तो सरकार की नीतियां, हजारों हजार करोड़ों रुपए जो बड़े पूंजीपति हैं, सरमाएदार घराने हैं, उनके लोन के रुपए माफ कर दिए जाते हैं। विजय माल्या भाग जाता है। कौन गुजरात के कई लोग जिनके नाम में मोदी का टाइटल लगा है, लेके रुपया भाग जाते हैं, हजारों करोड़ रुपया। विजय माल्या तो हम लोगों के साथ एमपी भी थे, लेके भाग गए। तो ये सब अगर रहता, देश में ये दौलत रहती, तो ये जो सरकारी योजनाएं हैं गरीबी उत्थान के लिए, बेरोजगारी उन्मूलन के लिए, उनमें ये सब पैसे लगते। तो देखिए यहाँ सर, वो जितने लुटेरे हैं लेके भाग रहे हैं। बैंक का रिजर्व, जो सेंट्रल बैंक का है, रिजर्व खत्म हो रहा है, रिजर्व खत्म कर दिया है। तो सरकार की नीतियां, आर्थिक नीतियां सब सरकार की जो है, वो गरीबों के, आम लोगों के पक्ष में नहीं है। केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियां वो बड़े बड़े पूंजीपतियों नहीं, सरकार इजारेदार घराओं ने, तो दो चार जो पिछले, पूंजीपति है उनकी। मेरी बात सुनिए, पिछले 75 सालों से तमाम सरकारें बदली है, ठीक है। आजादी के बाद से अलग अलग सरकारें आई है, सभी सरकारों ने अपने स्तर पर प्रयास किया है। लेकिन अगर मैं स्थिति की बात करूं, तो आज तक भारत देश उस स्थिति पर नहीं पहुंचा है कि हम ये चीज कह पाए कि हाँ 2030 तक गरीबी शून्य हो जाएगी या 2030 तक भुखमरी शून्य हो जाएगी। तो सिर्फ सरकार पर निर्भर रहकर सरकार को ब्लेम करना ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम आम नागरिक के तौर पर देखें, तो आम नागरिक की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए? नहीं नहीं, आम नागरिक की हम बात कर रहे हैं, हम कोई सरकार में नहीं है। और सरकार के पास ही खजाने की कुंजी है। विपक्षी दलों के पास खजाने की कुंजी नहीं होती है, वो तो सवाल उठाते हैं। जबकि आजकल तो सवाल उठाना भी मुश्किल हो गया है। कोई सवाल पूछेगा, अभी बताइए कि अच्छा, प्रधानमंत्री जी, आप 15 साल हो क्या गया, उससे करोगे? कोई सर आप क्या, नहीं, आप प्रधानमंत्री जी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना उनसे सवाल पूछा जाएगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पूछते हैं, और जो सवाल सरकार के खिलाफ सवाल पूछता है उसको पकड़ करके जेल में बंद कर दीजिए। तो यहाँ तो डेमोक्रेसी पर संकट है, यहाँ तो जमहूरियत जमहूरियत का गला दबाया जा रहा है। तो कैसे सवाल लोग पूछें, बिल्कुल, कहीं किससे ना सवाल? कहीं मैं बिल्कुल मान रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये स्थिति देश में आ रही है, ये चीजें नजर आ रही है, लेकिन अगर आप विपक्ष में है और अगर आप सही हैं तो आपको बिना डर के सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि अगर सवाल पूछे जाएंगे, लोग ठीक पूछते है, हैं, सवाल उठाए लोग जाएंगे, पूछते तभी हैं, स्थिति में जोखिम बदलाव। ले करके भी पूछते हैं, लेकिन लेकिन उनकी सदस्यता तक खत्म कर दी जाती है। आपने देखा कि लीडर अपोजिशन जो आदमी है उसको भी सदस्यता खत्म कर दी गई, और उस सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता फिर से बहाल कर दी। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ। तो मीडिया के लोग भी जो सवाल पूछते हैं उनका मीडिया चैनल बंद कर देते हैं लोग। तो हमारे कहने का मतलब कि पिछली कोई ऐसी स्थिति नहीं थी कि गंगा में और जमुना में दूध की नदियां बह रही थी, खराब स्थिति थी। लेकिन इन 15 सालों में स्थिति बद से बदतर हो गई है, और एक तरफ से आईसीयू में पहुंचा दिया है इस देश को इस मौजूदा सरकार ने। एक आखिरी सवाल, जैसे आपने पिछली सरकार का जिक्र किया, अभी का जिक्र किया, आपने कहा कि पहले भी स्थिति खराब थी लेकिन अभी स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। तो अगर आप जिस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, आपकी सरकार को अगर मौका मिलता है तो आपकी सरकार ऐसा क्या चमत्कार करेगी कि भारत देश में जो समस्याएं है ये हल हो पाए? ऐसी क्या योजनाएं या क्या किस तरह से प्लानिंग रहेगी? कम शब्दों में अपना जवाब दीजिएगा क्योंकि समय की हमें प्रश्न। देखिए, हम तो माने राहुल गांधी जी नेता हैं हम लोगों के, और उन्होंने जो रखा है कि भाई हम छोटे मोटे रोजगार धंधे करने वालों को हम प्रश्रय देंगे, और बड़े बड़े पूंजीपति इजारदार घराने हैं उन पर हम अंकुश लगाएंगे, उनको गैर कानूनी ढंग से इस देश की दौलत को लूटने नहीं देंगे, ये सब काम करेंगे। लेकिन ये सब काम करने में हम तो कहा ना कि कई दशक लगेंगे, इतनी स्थिति खराब हो गई है, इतनी खराब कर दी गई है। तो लेकिन स्थिति जब धीरे धीरे सुधरने लगेगी तो जैसे जी, रोगी का, कोई रोगी है बेड रिडन है, लेकिन उस स्थिति में सुधार होने लगता है तो उसमें एक उत्साह का भी संचार होने लगता है, उसकी पाचन शक्ति भी बढ़ने लगती है, वो स्वस्थ होता है। वो तो धीरे धीरे वो स्वस्थ होता है, और लड़ भिड़ करके इस देश के मजदूर, किसान, नौजवान, इस देश के सैनिक इस देश की किस्मत बनाएंगे। और भरोसा है कि एक महान देश है, और यहाँ के चाहे सेना के जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, यहाँ से बुद्धिजीवी हो, मीडिया भी जिस तरह से गुलाम हो गया है, स्थिति को की चकाचौंध बनाए हुए है, तो सही स्थिति आएगी। बीमारी को पहले कबूल कीजिएगा तब न उसका इलाज है, ये मीडिया के माध्यम से चकाचौंध दिखाया जाता है। अब देखिए कितना विश्व गुरु बना दिया था, विश्व गुरु के देश में क्या हाल हुआ, एक एक देश भी इस देश का समर्थन नहीं करने वाला। इस देश में खंडहर बन गया स्कूल कॉलेज, किस बात के विश्व गुरु है भाई? तो अभी बिल्कुल। बहुत हालत खराब हो गई है, और राहुल गांधी जी जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, और आने वाले समय में उसका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल उम्मीद करते हैं बहुत कि आप लोगों को मौका मिले और देश की और तरक्की हो। जिस तरह से आपने बात कही है कि बीमारी को पहले कबूल करेंगे तभी बीमारी का इलाज होगा, तो जो भी समस्याएं है उसका इलाज हो और भारत देश एक बेहतर स्थिति पर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ।